Hi guys, so today we are starting with government budget and economy. देखो सब अब गाइस ये चैप्टर जो हम चालू कर रहे हैं इसको आप सबसे पहले वर्ड को तोड़िए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इस चैप्टर को समझना बहुत आसान है अगर आप कॉमन लाइफ में जो ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं हमारे देश और दूसरे देश के बीच में, इसको आप समझ लें। तो अब मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं, जैसे पहले अपन इस चीज को समझ लेते हैं। मैं अगर बोलूं पेमेंट्स में बैलेंस है, इसके कहने का मतलब है मैं बोल रहा हूं देश में जो पैसा आ रहा है और देश से जो पैसा जा रहा है वो है बराबर। देखिए ये जो मैं चीज आपको समझाने जा रहा हूं ये समझ लीजिए, चैप्टर आपका बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। इनफ्लो जब बराबर हो जाएगा आउटफ्लो के, इट विल बी नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हमको ये समझना है इनफ्लो और आउटफ्लो होता किन किन चीजों के, किन किन ट्रांजैक्शंस के कारण है। एक तो हमें कॉमनली पता है, सुनते हुए आ रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का। दूसरा और अपन ने क्या सुना है, अपना देश इन्वेस्टमेंट बाहर भी करता है, जो कि आजकल हम सुन ही रहे हैं डेली कि यहां मोदी जी ने इन्वेस्ट किया, यहां किया। तीसरा बोरोइंग्स लेना, बोरोइंग्स बाहर से आ भी रही है, बोरोइंग्स जा भी रही है, ये भी बाहर का ट्रांजैक्शन है। चौथा हो सकता है कि अपन कोई शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस कर रहे हैं। इन सारी चीजों से ट्रांजैक्शंस जो है हमारे इनफ्लो और आउटफ्लो के हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब आएगी जब दोनों चीज बराबर होगी, जो पैसा जा रहा है भाई 10 करोड़ रुपए खर्च हुआ और 10 करोड़ रुपए आया, ये कहलाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। आइए चैप्टर का कंटेंट समझने का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में हमको जितने भी मैंने भी ट्रांजैक्शन बोले इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिवाइड कर रखा है दो अकाउंट में, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको अभी कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। करंट अकाउंट में इन्होंने डाले हैं रेगुलर ट्रांजैक्शंस होने वाली चीजें, उसमें भी दो हैं, विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स में है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये तो हमारे सामने पता पड़ रहा है, जो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं टेंजिबल, वही है विजिबल। ऐसे आइटम्स जो टच किए जा सकते हैं, फील किए जा सकते हैं, विजिबल आइटम्स। अच्छा, पहली चीज क्या मैं बोल सकता हूं, इट इज ट्रेड, करेक्ट। तो इसको मैं ट्रेड भी बोल सकता हूं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। नेक्स्ट देखिए, इनविजिबल आइटम में उन्होंने डाल दिया जो भी हमने डिस्कस करे, फैक्टर सर्विस, जैसे कि मैं बाहर किसी को वेज पे कर रहा हूं, बाहर किसी को सैलरी दे रहा हूं, तो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, ये सारी फैक्टर पेमेंट्स, और हो सकता है मेरे देश में भी आ रही हो, इंडिया में भी आ रही हो, तो वो फैक्टर इनकम होगी। नेक्स्ट देखना, नॉन फैक्टर सर्विसेज, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें नॉन फैक्टर सर्विसेज में आती है। आज हम लोग बैंक यूज कर रहे हैं, स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड का बैंक। तो स्विस बैंक कौन सा बैंकिंग सर्विस जो हम बाहर से ले रहे हैं, वो लोग भी लेते होंगे यहाँ की सर्विस, तो इससे जो पैसा आता जाता है वो भी रिकॉर्ड होता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नेशनल इनकम में, अभी वापस डिस्कस करें। ट्रांसफर इनकम, वन साइडेड, जिसको मैं बोलता हूं फोकट की कमाई, चैरिटी मिल रही है, डोनेशन मिल रही है, ये सब फोकट की कमाई है, तो ये आते हैं ट्रांसफर में। इन सब से जो पैसा आता और जाता है वो रिकॉर्ड होता है किसमें, करंट अकाउंट में। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया, टॉपिक को यहीं पे रोक रहा हूं, डिफरेंशिएट करो। सबसे पहला क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक इजी चीज बताता हूं। मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट दादाजी हैं, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है पापा, तो ये है बेटा। तो ये तीनों का रिलेशन अगर इस तरीके से सोच लिया ना, आसान हो जाएगा। सोचना एक बार, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का रिलेशन, डिफरेंस क्या होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड वो हालात हैं जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होंगे। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट वो हालात हैं जब विजिबल अकाउंट और विजिबल आइटम इनविजिबल आइटम से होने वाला इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट दादाजी जब करंट अकाउंट का बैलेंस होगा और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा, उनसे आने वाला इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होगा। क्लियर है, डिफरेंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, जो बच गया, इन्वेस्टमेंट और बोरिंग्स बच गई, बाकी सब तो हमने इधर ले लिया। इन्वेस्टमेंट और बोरिंग्स दोनों ही लॉन्ग टर्म कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं। तो इन्वेस्टमेंट में भी दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक तो हमने कॉमनली सुना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब मैं या कोई भी बाहर की कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, बाहर का कोई फिक्स्ड एसेट खरीद ले, तो वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मैंने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, सिक्योरिटीज खरीद ली, तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा नाम है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखिएगा बोरिंग्स। बोरिंग्स भी कैपिटल अकाउंट का आइटम है, ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तीन तरीके की बोरिंग्स है, 1 साल के लिए, 1 साल से 5 साल के लिए और 5 साल से ज्यादा के लिए। गाइस इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मेरे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम आता है। मान लो मुझे अगर दे दिया फॉर एग्जाम्पल
यहां पे देखते हैं, शिपिंग सर्विसेज रेंडर्ड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर वालों को दिए, इन विच अकाउंट ऑफ बीओपी इट विल बी रिकॉर्डेड, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन इनविजिबल आइटम साइड अंडर करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। तो गाइज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास अभी 3 टर्म्स है सामने, कौन कौन सी? एक है, आप देखना ऊपर, अभी प्लीज कॉन्सेंट्रेट यहीं कीजिएगा, बीओपी डेफिसिट, बीओपी इक्विलिब्रियम, और थर्ड टर्म है बीओपी सरप्लस। ये तीनों रिलेटेड है इसी से, जो अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का इनसे क्या लेना देना है, आप ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर एक सर्कल है, हर एक चीज दूसरी चीज से रिलेट होगी। यहां पे मैं शुरुआत करूंगा डेफिसिट से। डेफिसिट एक ऐसे हालात हैं जब मेरे पास लॉस हो, अगर मैं बोलूं तो, अगर मान लो बाहर से, चाइना से मेरे पास आ रहे हैं 10 करोड़ और मैंने टोटल मिला के, मैंने मतलब इंडिया ने खर्चा कर लिया 15 करोड़ का, तो 5 करोड़ डेफिसिट है। मतलब जब मेरा इनफ्लो कम हो और आउटफ्लो ज्यादा हो, इट इज बीओपी डेफिसिट, और जब इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो, इट विल बी नोन एज बीओपी इक्विलिब्रियम। और जस्ट आप समझ ही गए होंगे, सरप्लस मतलब कुछ एक्स्ट्रा, सरप्लस मतलब जब मेरा इनफ्लो ज्यादा हो, बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है और मैं बेच कम रहा हूं। अब खुद सोच के देखिएगा, मैं आपको इसको डिटेल कर रहा हूं। डेफिसिट होगा मतलब 5 करोड़ लॉस में हूं मैं, 5 करोड़ लॉस में हूं, तो 5 करोड़ का जो खर्चा मैंने एक्स्ट्रा किया है वो कहां से लाया? ऑब्वियसली उधार लिए होंगे। तो एक बार गाइस मैं रोकता हूं, उधार मतलब बोरोइंग्स, बोरोइंग्स अपन ने अभी पढ़ा था कैपिटल अकाउंट में, इफ यू रिमेंबर। तो इन शॉर्ट मैंने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फैक्टर सर्विसेज, ये सारी चीजें जो अपन ने अभी पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी? करंट अकाउंट में पढ़ी थी। उन सब के कारण अगर बीओपी डेफिसिट हुआ तो फिर कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग्स होगी। वापस रिपीट कर रहा हूं, बीओपी डेफिसिट एक्चुअल में क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इंपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं, मतलब करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन, फैक्टर पेमेंट ज्यादा कर रहा हूं, नॉन फैक्टर सर्विसेज ज्यादा दे रहा हूं, या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, इन्हीं चीजों के कारण, विजिबल और इनविजिबल, और उसके कारण मेरे को उधार लेना पड़ेगा, बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी, विच वाज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट तब यूज हुआ, कब यूज हुआ? जब मेरे को बीओपी डेफिसिट क्लियर करना था। उल्टा सोचो, सरप्लस, मेरे पास पैसा आ गया एक्स्ट्रा, मान लो 10 करोड़ का मैंने किया खर्चा, खर्चा मतलब आउटफ्लो, और मेरे पास आ गया 25 करोड़, एग्जाम्पल पे इनफ्लो हुआ 25 करोड़ का, 15 करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा आया, अभी 15 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जो आया, ये भी करंट अकाउंट के कारण ही आया, और मैं करूंगा इसमें कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट। तो गाइस आप सोच सकते हैं हाउ दिस अकाउंट वर्क्स, ये थोड़ा बहुत अकाउंट से रिलेटेड है। मतलब सरप्लस अगर हुआ तो इन्वेस्टमेंट होगा, डेफिसिट अगर हुआ तो बोरोइंग्स होंगी। तो कैपिटल अकाउंट का यूज हो क्यों रहा है? कैपिटल अकाउंट का यूज हो रहा है डेफिसिट और सरप्लस को बैलेंस करने में। क्लियर है गाइस? यहां पे हम तीसरी चीज पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में मैंने ये तो समझा दिया, इनफ्लो बराबर होगा आउटफ्लो के। अब देखिए मैंने नीचे एक चीज लिख रखी है, इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस व्हेन करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इज इक्वल्स टू 0। ये क्या चीज है? करंट अकाउंट का बैलेंस यहां पे नेगेटिव बैलेंस आएगा और कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस। अपन ने पढ़ा है ना, डेबिट क्रेडिट बराबर होते हैं, वही चीज है ये। डेबिट क्रेडिट को प्लस कर दोगे तो वहां 0 हो जाएगा। तो अगर आंसर 0 आ जाए तो वो कौन सी सिचुएशन है? बीओपी का इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन। आगे देखिएगा गाइस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद हर चीज लिंक होगी। इसके अंदर इस चैप्टर में एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। क्या होता है ये? आज देश सबसे पहले सारा की सारा पैसा, अगर जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है, वो डालता है अपने रिजर्व में, अपनी ट्रेजरी में, अपनी गुल्लक में। उसके बाद उस पैसे का या तो इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर कमी पेशी पड़ रही होती है तो बोरिंग्स ली जाती है। कैसे वर्क करता है देखिएगा, सबसे पहले लिखी जाती है एक्सपोर्ट्स की वैल्यू और इंपोर्ट्स की वैल्यू। मान लेते हैं एक्सपोर्ट है 3 करोड़, इंपोर्ट है 2 करोड़, मेरे पास बचा ट्रेड बैलेंस 1 करोड़, 1 करोड़ मेरे पास एक्स्ट्रा है। मान लो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आया 3 करोड़, 1 करोड़ तो ये वाला, और 2 करोड़ ले लो इनविजिबल का, ये तो हो गया विजिबल, और 2 करोड़ आ गया इनविजिबल का। 3 करोड़ आ गया बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में अज्यूम कर रहा हूं, ये सब अज्यूम फिगर है, 4 करोड़। देखिए सीरीज वाइज हम लोग वही जर्नी चला रहे हैं, पापा बेटे वाली वो जो चीज अभी डिस्कस करी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेड बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस है 4 करोड़। ओवरऑल बैलेंस हो गया 4 करोड़ प्लस इसका 3 करोड़, मतलब 7 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरप्लस पड़ा है। ये चले जाएगा गवर्नमेंट के रिजर्व में। अगर मैं मानूं एरर्स और ओमिशंस जो हैं वो 0 हैं,
मतलब कोई गलतियां नहीं हुई। तो ये चले गया ऑफिशियल रिजर्व में 7 करोड़। अब मेरे पास पड़ा है ऑफिशियल रिजर्व में सरप्लस, तो इसका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, जो कि हो गया -7 करोड़। इस तरीके से ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट वर्क करता है। आपके पास क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, उसमें आपको ये पूरा समझाना है। इस पूरे को बनाने के बाद इसको डिटेल में थ्योरी में भी समझाना है। आप ये चाहें तो ये चीज एलिमिनेट करते हैं, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है फिगर्स, बट एक बार आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए इजी था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। क्या चीज है ये? ऑटोनॉमस वर्ड साउंड करता है ऐसी चीज जो ऑटोमेटिक हो रही हो। बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो ऑटोमेटिक हो रहे हो, ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है? आज आप सोच के देखो, अगर अपने इंडिया में मोबाइल बाहर से आना बंद हो जाए तो क्या देश चल पाएगा? देश का एक बहुत जरूरी आइटम है मोबाइल बाहर से मंगवाना, जो कि गवर्नमेंट को भी पता है कि ये चीज बाहर से मंगवानी ही पड़ेगी। तो अगर मोबाइल फोन अगर अपन चेक करें तो एक तरह से वो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है। अब मान लो चाइना से मोबाइल आ रहे हैं 25 करोड़ के, और अपना ओवरऑल पेमेंट जो है वो ओवरऑल पेमेंट ही अपना 15 करोड़ का, मतलब इन शॉर्ट खर्चा तो 25 करोड़ का कर लिया और अपने पास 15 करोड़ ही पड़े हैं, तो वापस डेफिसिट आएगा। तो वो 25 करोड़ का दिमाग लगाना, खर्चा हुआ क्यों? क्योंकि वो आइटम्स जो मंगवाए वो जरूरी थे, वो ऑटोनॉमस थे, वो देश को चलाने के लिए। सो ऑटोनॉमस आइटम्स आर दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू रन इकोनॉमी एंड टू अर्न प्रॉफिट्स कमाने के लिए, जैसे कि मोबाइल का इंपोर्ट करना। ठीक है, दे क्रिएट डेफिसिट और क्रिएट सरप्लस। मैंने 25 करोड़ के मोबाइल मंगवाए, जेब में पैसा जो इनफ्लो था वो था 10 करोड़। 15 करोड़ का डेफिसिट क्यों क्रिएट हुआ? इसी के कारण क्रिएट हुआ। अब 15 करोड़ का जो डेफिसिट आया ये कैसे रिमूव होगा? मेरे को उधार लेना पड़ेगा, बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी। ये बोरोइंग्स हो जाएगा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। समझ गए गाइस? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि या तो डेफिसिट क्रिएट करेंगे और अकोमोडेटिंग उनको रिमूव करेगा। मैं रीड कर रहा हूं, those transactions which are done to bring economy in balance, they remove BOP deficit by taking borrowings, और अगर सरप्लस हुए तो BOP surplus is invested। इनका दूसरा नाम है, इसको बोला जाता है above the line items और इसको बोला जाता है below the line items। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देखा जाए वो यही है हमारे पास, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। हेलो गाइस, सो हमारा जो नया चैप्टर है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब गाइस हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज डिस्कस करनी है। आज हम लोग डेली एक प्रैक्टिकल लाइफ में एक चीज बोल रहे हैं कि एक US डॉलर की वैल्यू हो चुकी है 80 रुपए। तो हमें ये चीज सोचनी है कि ये डिसाइड कौन करता है, 80 रुपए कौन बोलता है? दिमाग में तो मेरे हिसाब से ये आता होगा कि गवर्नमेंट करती है। ऐसा नहीं है गाइस, गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस होता है, पर मेजर डिसीजन इसका हमारे ऊपर, मतलब कि डिमांड करने वालों के ऊपर और सप्लाई करने वालों के ऊपर ही छोड़ा जाता है। पर ये जर्नी चालू कहां से हुई थी? शुरुआत में जब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट करके चीज चालू हुई थी कि भाई एक कंट्री और दूसरी कंट्री ट्रांजैक्शन करेगी, तब सबसे पहले चालू हुआ था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला था कि हम जो रेट डिसाइड करेंगे कि भाई डॉलर होगा, गोल्ड होगा, जो भी चीज है वो हम ही करने वाले हैं डिसाइड। उस टाइम पे कोई US डॉलर को मान्यता नहीं दी गई थी। मतलब अगर आप बोले कि US डॉलर आज उसको मान्यता क्यों दी जा रही है? जिस कंट्री में जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं US डॉलर चल रहा है, यूरोप जा रहे हैं US डॉलर, मतलब हर जगह US डॉलर चल रहा है। तो वो चीज क्यों आज US डॉलर को पेरिटी वैल्यू बनाया गया है? क्यों? आइए सुनते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सिस्टम गवर्नमेंट ने जो चालू किया था वो किया था गोल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, गोल्ड को दे दी थी मान्यता कि जिस भी कंट्री को आपको कंपेयर करना है आप गोल्ड से करोगे। मैं एक इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूं, इमेजिनरी एग्जांपल सुनना। 1 ग्राम या 10 ग्राम गोल्ड जो है वो है 1 US डॉलर के बराबर। गवर्नमेंट ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया। 10 ग्राम गोल्ड जो है वो है 50 रुपए के बराबर। 10 ग्राम गोल्ड जो है वो 4 दिनार के बराबर। तो आज मुझे अगर US से कुछ खरीदना है तो US को जब मैं 50 रुपए दूंगा तब जाके वो मुझे $1 का सामान देगा। ये डिसाइड किसने किया? इस गोल्ड ने। इस गोल्ड ने डिसाइड किया, पर ये रेट फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने इस रेट को फिर कभी नहीं बदला। अब इससे क्या है, सबसे बड़ा डीमेरिट जो आया, ऑब्वियसली इस सिस्टम में कोई गड़बड़ आई होगी तभी तो अपने आज सिस्टम बदले हैं। तो गाइस ध्यान से सुन लीजिएगा, इस सिस्टम में सबसे बड़ा डीमेरिट, सबसे बड़ी गड़बड़ी आ गई। वो क्या आई कि गोल्ड रिजर्व्स जो थे वो वेस्ट होने लग गए।
फालतू से गोल्ड को इकट्ठा करके हमें इन चीजों में यूज करना पड़ रहा था ट्रांजैक्शन के लिए। तो गोल्ड रिजर्व्स वेस्ट होने लग गए, तो गवर्नमेंट ने बोला यार गोल्ड रिजर्व्स इतने इनमें वेस्ट होंगे, तो गवर्नमेंट ने सिस्टम को चेंज किया। यूएसए के अंदर ब्रेटन वुड्स करके एक जगह है जहां पे मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, और वहां पे डिसाइड हुआ कि ये जो डीमेरिट है ह्यूज गोल्ड रिजर्व्स वाला, इसको रिमूव करते हैं, और गोल्ड की जगह इन्होंने फिर मान्यता दी यूएस डॉलर को। पर अभी भी गाइस गवर्नमेंट नहीं हटी है, रेट ऑफ एक्सचेंज अभी भी फिक्स्ड थी, अभी भी यूएस डॉलर इन्होंने रख दिया गोल्ड की जगह, गोल्ड को हटा दिया। एक यूएस डॉलर की गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दी, मैं आपको वापस बोल रहा हूं इमेजिनरी एग्जांपल है, एक यूएस डॉलर की रेट रख दी 50 रुपए मान लो, एक यूएस डॉलर 4 दिनार एज्यूम कर लेते हैं, एक यूएस डॉलर 3 यूरोज। तो मेरे को यूरोप से कुछ भी खरीदना था, मैं 50 रुपए दे रहा था उनको, तब जाके मेरे को 3 यूरोज जितना सामान मिल रहा था। तो ये गवर्नमेंट ने जब रेट करी, गवर्नमेंट ने इसमें भी बोल दिया दैट फिक्स्ड रेट रहेगी, तो लोगों की टेंशन रिमूव हो गई। लोगों ने बोला फिर यार इंडिया से कौन खरीदे, बाहर से मंगवाएंगे, सारी चीज इंपोर्ट करेंगे, टी शर्ट बाहर से आएगी, मोबाइल बाहर से आएगा, सब बाहर से आएगा। क्यों? रेट तो बदलनी है ही नहीं, मतलब कि पता है फ्यूचर में भी यही रेट होने वाली है, आज भी यही रेट होने वाली है। तो सारे लोग डिपेंडेंट हो गए, अपनी इकोनॉमी डिपेंडेंट होती गई फॉरेन गुड्स पे जो बाहर बन रहे थे। मतलब अपने देश का जो जीडीपी था, प्रोडक्शन बोलूं जिसको मैं, वो होता गया कम। अब देश के अंदर जो प्रोडक्शन था वो कम होता गया, तो देश के अंदर लोगों को बेरोजगारी ज्यादा हो गई। कहने का मतलब है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। तो अल्टीमेटली एक और डीमेरिट गवर्नमेंट के सामने आया, वो क्या आया? ड्यू टू फिक्स्ड रेट people depend upon foreign imports which decreases our economic GDP, जिसके कारण गवर्नमेंट ने बोला कि अब एक काम करते हैं, डिसीजन ऑफ रेट छोड़ देते हैं लोगों के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने नया सिस्टम चालू किया, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सिस्टम के सिर्फ डीमेरिट्स नहीं, एक मेरिट भी था इस सिस्टम में। जैसे कि आज आप बताओ, मेरे को पता नहीं है कल या परसों फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होने वाली है, तो मेरे को हो सकता है कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूं खरीदने का। मैंने सोचा कि यार मैं 100 मोबाइल खरीदूंगा बाहर से, उसको बेचूंगा। मैंने मोबाइल का बजट बना लिया 25 लाख रुपए या फिर 25,000 रुपए, जो भी बना लिया। वो बजट मेरे को पता नहीं, परसों फिर रेट बढ़ गई अगर डॉलर की, तो हो सकता है बजट मेरे को बढ़ाना पड़े। तो इस वाले सिस्टम में जो आज अपनी जनरेशन में चल रहा है, आज दुनिया में चल रहा है, उसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है, इमीडिएट इन्वेस्टमेंट। बट इस सिस्टम में फायदा यह था, रेटें क्या थी? फिक्स्ड, तो कोई भी इमीडिएट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी। पर दिक्कतें ज्यादा थी, दिक्कतें ज्यादा होने के कारण इस सिस्टम को बदला गया और डिसीजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट छोड़ा गया किसके ऊपर? फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, मतलब डिमांड और सप्लाई। अब आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल डिमांड और नॉर्मल सप्लाई है, ऐसा नहीं है। ये डिमांड वर्ड जहां पे यूज हो रहा है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। आपको बहुत देसी भाषा में और सिंपल में समझाता हूं। यहां पे डिमांड का मतलब है वो सारी चीजें जिसके कारण पैसा जा रहा है, और वो सारी चीजें जिसके कारण पैसा आ रहा है वो है सप्लाई। मतलब फायदे वाली बात कौन सी है? सप्लाई। तो हमें यहां पे देखना है आज हम लोग कैसे, जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं, डिमांड के अंदर आ गया इंपोर्ट्स, सप्लाई में आ गया एक्सपोर्ट्स। देखो पैसा जा रहा है और पैसा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट मैंने किया तो पैसा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आया तो पैसा आ रहा है। फैक्टर पेमेंट्स किए, ऐसे ही फैक्टर इनकम्स करी, इनके थ्रू रेट डिसाइड होती है। होती कैसे है? ये वाला जो कर्व है ये है डिमांड कर्व, ये वाला जो कर्व है ये है सप्लाई कर्व। जहां पे डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं वहां पे पता पड़ता है डोमेस्टिक करेंसी, मतलब मान लो अपनी इंडियन रुपीस, यहां पे लिखा है 70, 70, और ये जो पूरी लाइन है नीचे की, ये यूएस डॉलर की लाइन है। तो ये यूएस डॉलर की लाइन 1 यूएस डॉलर की है। तो 70 रुपए का $1 होगा। ये किसने डिसाइड किया? अपन लोगों ने ही डिसाइड किया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, वो क्या आया कि फिर रेटें बढ़ती हैं, क्यों बढ़ती हैं? 70 की जगह 80 रुपए क्यों देने पड़ते हैं? देखना आप ध्यान से, अगर मैं इंपोर्ट्स बढ़ा दूंगा तो मतलब मैं नुकसान कर रहा हूं देश का। कहने का मतलब है मेरा पैसा जा रहा है। तो देखो डिमांड कर्व यहां पे आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इंपोर्ट बढ़े मतलब डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो यहां पे मेरा नया पॉइंट आ गया, सप्लाई तो वही की वही है। तो देखो यहां से 70 की जगह अब हो गया 80 रुपए रेट। ये नीचे तो क्या है? पूरी लाइन 1 यूएस डॉलर की ही है। तो 70 की जगह 80 रुपए डॉलर की रेट क्यों होती है? इसी कारण होती है जब हम लोग फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ाने लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये वाला डीमेरिट भी सॉल्व कर दिया। अगर आपको इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, इसके जो मेरिट है वहां पे डीमेरिट बन जाएगा,
आज देख लो ना, हमें इमीडिएट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और इसके जो डीमेरिट है, क्या इस सिस्टम में गोल्ड रिजर्व की रिक्वायरमेंट है, तो ये फायदा है। क्या इस सिस्टम में फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, तो ये फायदा है। तो ये डीमेरिट्स बना दो मेरिट्स और मेरिट्स बना दो डीमेरिट्स। यहां पे गाइस ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें 2 वर्ड पढ़ने हैं जो अभी हम पढ़ते हैं। अब इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं जो अभी हमने पढ़ा। क्या पढ़ा था अभी हमने? कैसे 70 की जगह 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो उसी का नाम क्या है टॉपिक का? डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। गाइस ये क्या चीज है? डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। साउंड ही कुछ हो रहा है, नेगेटिव चीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हमें जो ये डॉलर की रेट 70 की जगह 80 देनी पड़ रही है, वो हो क्यों रहा है समझते हैं। थोड़ा सा क्विकली देखिएगा। व्हेन मोर ऑफ रुपी इज पेड फॉर एवरी यूएस डॉलर, दिस इज डेप्रीसिएशन। और आई कैन से, प्लीज ध्यान से देखिएगा, फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, दिस इज नोन एज डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब मेरे को 50 की जगह 60 रुपया देना पड़े यूएस डॉलर का। अब मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आप बोल रहे हो, ये तो राइज हो रही है। फॉल इन वैल्यू बोल रहा हूं, मतलब जो रुपीस की अहमियत है, वैल्यू है, वो कम हो गई। पहले मैं 50 रुपए में मान लो कोई डॉलर की चीज खरीद रहा था, मतलब $1 की एक शर्ट है, वो मैं खरीद रहा था 50 रुपए में। अब वही शर्ट मुझे 60 की मिल रही है, तो वैल्यू तो फॉल हुई ना रुपीस की। तो 50 की जगह अब 60 रुपए देने पड़ेंगे, तो ये कहलाएगा डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्वेश्चन है होता कैसे है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आइए समझते हैं। ये होता है जब डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब जब में जो पैसा जा रहा है वो ज्यादा जाएगा, या फिर जो पैसा आ रहा है वो कम आएगा, मतलब सप्लाई कम हो जाएगी। देखो डिमांड वाला तो मैंने समझा दिया, डिमांड ऊपर जा रही है राइट वर्ड, तो 50 की जगह 60 रुपए हो जाएगी। यहीं पे देखिए सप्लाई वाला, सप्लाई कर्व जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये पुराना सप्लाई कर्व, ये नया सप्लाई कर्व। पुराने सप्लाई कर्व पे मीटिंग आ रहा है 50 रुपए, जैसे ही लेफ्टवर्ड हुआ नया मीटिंग आया, ये रहा 60 रुपए का एक यूएस डॉलर। तो ये है वापस डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सिर्फ ये सोचना, नुकसान हो रहा हो तो डेप्रीसिएशन होगा, अगर पैसा ज्यादा जा रहा हो तो डेप्रीसिएशन मतलब डिमांड बढ़ेगी, अगर पैसा कम आ रहा हो तो मतलब वापस डेप्रीसिएशन। ऐसे ही दूसरी चीज होगी एप्रीसिएशन, जस्ट अपोजिट, आप समझ ही गए होंगे। व्हेन लेस ऑफ रुपी इज टू बी पेड फॉर एवरी यूएस डॉलर, व्हेन देयर इज राइज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब 50 रुपए की जगह 40 रुपए देना पाए अपने को 1 यूएस डॉलर का, दिस इज ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। गाइस ये याद रखिएगा, ये मार्केट फोर्सेस के कारण होता है, दोनों एप्रीसिएशन भी डेप्रीसिएशन भी। देखते हैं हम, जब डिमांड कम हो जाए खुशी वाली बात है, जब सप्लाई बढ़ जाए मतलब ज्यादा पैसा आ रहा है कम पैसा जा रहा है। डिमांड कर्व देखो डी से आ गया, D1 पे लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ये देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो नया हमारा जो पॉइंट आया वो आया इस तरफ, 50 की जगह 40 रुपया देना पड़ रहा है हर यूएस डॉलर का। यहां पे देखते हैं, यहां पे भी हमें जब हमारी सप्लाई बढ़ गई, S की जगह आ गई S1 पे, तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो 50, पहला मीटिंग पॉइंट ये था, अब मीटिंग पॉइंट ये है, 40 रुपया देना पड़ रहा है हर यूएस डॉलर का। हमारे पास क्वेश्चन आ गया, अगर आप सोचिए, मेरे पास आ गया, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इफ इंपोर्ट्स इंक्रीजेस। तो मेरे को यहां पे इधर सोचना है, पैसा हमारा ज्यादा जा रहा है, तो ये पूरा डायग्राम बनाएंगे और थ्योरी लिखेंगे, इट विल लीड टू डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जैसे कि गाइस अभी हमने क्या पढ़ा, डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी सालों से रिपीट हो रहा है, डेप्रीसिएशन और डीवैल्यूएशन का डिफरेंस। पहले तो आप ये समझो कि ये होता क्या है, फिर ये समझेंगे लिखना कैसे है। डेप्रीसिएशन तो आपको समझ में आ गया, डिमांड जब बढ़ जाती है या सप्लाई जब अपनी कम हो जाती है तो अपना डेप्रीसिएशन हो जाता है। मोर ऑफ अ रुपी इज टू बी पेड फॉर एवरी यूएस डॉलर। अगर मैं आपको बोलूं सेम डेफिनेशन इसकी भी है, मोर ऑफ अ रुपी इज टू बी पेड फॉर एवरी यूएस डॉलर, तो कहीं पे लगेगा यार डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताता हूं। डीवैल्यूएशन एक जानबूझ के लिया हुआ एक्शन है गवर्नमेंट का। अब आप बोलोगे मार्केट फोर्सेस में गवर्नमेंट कहां से आई? गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है जब अपन लोग ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। मोबाइल भी चाइना से आएगा, ये भी चाइना से आएगा, वो भी चाइना से आएगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक रास्ता निकालती है जानबूझ के, नॉट ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, जानबूझ के डॉलर की रेटें बढ़ा देती है। कहने का मतलब है जानबूझ के 50 की जगह 70 रुपए कर देती है डॉलर की रेट।
ये जो प्रोसेस है जो डेलिबरेटली गवर्नमेंट ने लिया है, ये डिवैल्यूएशन कहलाता है। सो डिवैल्यूएशन इज व्हेन मोर ऑफ अ रुपी इज पेड फॉर एवरी यूएस डॉलर। दिस एक्शन इज टेकन बाय गवर्नमेंट डेलिबरेटली टू डिक्रीज इंपोर्ट्स या फिर टू डिक्रीज फॉरेन डिपेंडेंसी। बट डेप्रिसिएशन क्या है? मार्केट फोर्सेस के कारण हुआ हुआ एक्शन। ठीक है, ये है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था एप्रिसिएशन। क्या था वो? जब डॉलर की रेट 50 की जगह 40 हो जाए। क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है जानबूझ के? डॉलर की रेट चल रही है 70 रुपए, खुद ने अपने मन मर्जी 60 कर दी। ये गवर्नमेंट कभी नहीं कर सकती। रिवैल्यूएशन क्या होता होगा फिर? रिवैल्यूएशन होता है गवर्नमेंट ने ये जो चीज बिगाड़ी है, मतलब जानबूझ के गवर्नमेंट ने क्या किया था, 40 की जगह 50 रुपए की रेट कर दी। अब गवर्नमेंट उसको रीबैक ठीक कर सकती है, इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन होता है और एक रिवैल्यूएशन होता है। पर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम जो है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का डिफरेंस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं। गवर्नमेंट एक और चीज करती है जिसका नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग। अभी मैं आपको इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, आज की दुनिया में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है, उसमें डिसीजन लेता है डिमांड और सप्लाई। बट गवर्नमेंट इंटरफेयर कैसे करती है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं पढ़ता हूं, under this government uses old reserves to protect depreciation of domestic currency. This action is taken for making necessary imports. ये मैंने क्या लिखा है मैं आपको समझाता हूं। गवर्नमेंट के पास डॉलर की एक रिजर्व, एक गुल्लक होती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पास कस्टडी रखती है डॉलर की। मान लो एग्जांपल देता हूं, 2018 में गवर्नमेंट के जब डॉलर की रेट थी 60 रुपए, उस वक्त गवर्नमेंट ने जितना भी डॉलर था वो कर लिया सेव 2018 में। मान लेते हैं 10,000 डॉलर गवर्नमेंट के पास पड़े। अब क्या हुआ, 2019 में अपन को इंपोर्ट करने हैं मोबाइल। अब मोबाइल कौन सा प्रोडक्ट है? जरूरी प्रोडक्ट है देश को चलाने के लिए, गवर्नमेंट भी उसमें सपोर्ट करेगी। अब मैं इंपोर्ट करने वाला था मोबाइल और मैंने देखा डॉलर की रेट बढ़ चुकी है, कितनी हो गई है? 80 रुपए। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये 80 रुपए पे करेगी तो मोबाइल आएगा महंगा, मोबाइल महंगा आएगा तो देश में मोबाइल बिकेगा महंगा, महंगा बिकेगा, कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, मोबाइल खरीदती है 60 रुपए की रेट पे। पर कैसे? गवर्नमेंट क्या करती है, जो पुराना डॉलर था इसको यूज में लेती है। पुराना डॉलर कितने रुपए का था? 60 रुपए वाला। सामने वाला अपने को क्या बोल रहा है कि मेरे को तो भाई डॉलर चाहिए। अब वो रेट कुछ भी चल रही है तुम देखो, तो अपन ने क्या करा, डॉलर सेव करके रख दिया है। अब वो डॉलर निकाल के उसको यूज किया जाता है उस करंट ट्रांजैक्शन को करने में जो 2019 में हो रहा है। सो गवर्नमेंट आखिरकार क्या कर रही है, जो फ्लोट होने वाली थी रेटें उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है। इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैं एक बार और पढ़ रहा हूं, अंडर दिस गवर्नमेंट यूजेस ओल्ड रिजर्व्स टू प्रोटेक्ट डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड दिस एक्शन इज टेकन फॉर मेकिंग नेसेसरी इंपोर्ट्स सच एज मोबाइल फोन्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा गाइज है वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखिए अभी हमने जो इतना डिस्कशन किया कि रेट चेंज होती है, ये सब होता कहाँ है, इसकी एक मंडी, आई कैन से मार्केट है। तो जहां पे भी इसकी ट्रेडिंग होती है, किसकी ट्रेडिंग? यूएस डॉलर और दूसरी डोमेस्टिक करेंसी की ट्रेडिंग होती है, वो जगह कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब क्वेश्चन ये आता है इसका काम क्या है, इस मंडी का, इस मार्केट का काम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम है जितना भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है आज अपनी कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में, उसके अंदर 3 सर्विस प्रोवाइड करना, 3 फंक्शन प्रोवाइड करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आई एम अ ट्रेडर जो चाइना से मोबाइल मंगवा रहा है, तो मैं डेली या फिर बोल सकते हो रेगुलरली वहां पे पेमेंट ट्रांसफर करता हूँ। तो ऐसे पेमेंट को ट्रांसफर करवाने की जिम्मेदारी ये मार्केट लेता है। सो फर्स्ट फंक्शन है इसका ट्रांसफर फंक्शन। ओके, सेकंड फंक्शन है इसका कि आज बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो 5-5 साल से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं जिससे मोबाइल ले रहा हूं चाइना से, वो मेरा बहुत पुराना ट्रेडर है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कभी मुझे क्रेडिट भी प्रोवाइड करवा सकता है, पर फ्री में नहीं देता है। या तो मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसको देना पड़ता है और वो मुझे डिस्काउंट करवा के उसको पेमेंट देता है, जिसको बोलते हैं क्रेडिट फंक्शन। तीसरा फंक्शन इस मार्केट का है हेजिंग। गाइस इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हेजिंग फंक्शन क्या है? एक तरह से मैं बोलूंगा लॉक कर देना रेट को। अब आप सोचो कि आज की डेट में मुझे अगर 2 महीने बाद कोई प्रोडक्ट मंगवाना है, तो 2 महीने बाद जो मैं प्रोडक्ट मंगवाऊंगा उसकी रेट हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है बदल जाए। तो रेट जो उसकी बदल जाएगी तो हो सकता है वो फ्यूचर में मेरे को महंगा पड़े। तो मेरे को सामने वाले से, मतलब कि मेरा जो चाइनीज डीलर है उससे मेरे को करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट
कि भाई फ्यूचर में भले रेट हो जाए 80 रुपए डॉलर की या फिर हो जाए 60 रुपए डॉलर की, मेरे को मतलब नहीं है। आज अगर रेट चल रही है 70 रुपए तो अपन लॉक कर देते हैं, फ्यूचर में भी ट्रांजेक्शन करेंगे 70 रुपए में। तो ये लॉसेस अवॉइड करने के लिए जो ये रेट को लॉक कर दिया जाता है, इसको बोला जाता है फंक्शन ऑफ हेजिंग। यहां तक गाइज हमने जो पढ़ा, ये है हमारे किसके फंक्शंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस। नेक्स्ट गाइज हमको जो समझनी है चीज, वो समझनी है, दो तरीके के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं, स्पॉट मार्केट ध्यान दीजिएगा, और दूसरा है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट पे ध्यान दीजिएगा, स्पॉट मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे करंट ट्रांजैक्शन करंट रेट पे ही होता है। मेरे को आज कोई भी गोल्ड खरीदना है बाहर से, तो गोल्ड जो खरीद रहा हूं मैं, इंपोर्ट कर रहा हूं, वो मेरा करंट रेट पे ही होगा। आज अगर रेट चल रही है 72 रुपीज डॉलर की, तो 72 रुपीज पे ही होगा। ये कहलाएगा स्पॉट मार्केट। और फॉरवर्ड मार्केट ये वही चीज है, हेजिंग, कि मैं आज से 6 महीने बाद कोई ट्रांजैक्शन करने वाला हूं, 6 महीने बाद मेरा माल आने वाला है, पर उसकी रेट मैं आज लॉक कर दूंगा। तो ये हुआ फ्यूचर ट्रांजैक्शन को आज डिसाइड कर लेना कि रेट कौन सी पे करूंगा फ्यूचर में, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। Hi guys, so today we are starting with government budget and economy. देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लेना, इस चैप्टर का वेटेज बड़ा अच्छा खासा है बोर्ड्स में। अब ये चैप्टर जो है गवर्नमेंट बजट, इसको शुरू करने से पहले अपने माइंड में एक इमेजिनेशन लेके आओ तुम्हारे खुद की बजट की। अब मैं अगर बात करूं, आज मान लो तुम्हारा बजट है 10,000, ठीक है। वो बजट बना कैसे? वो बजट सर हमने बनाया हमारे खर्चे, मतलब एक्सपेंडिचर को देख के, और हमारे जो पैसे आने वाले हैं उसको देख के। आने वाले पैसे को बोलते हैं रिसीट्स। तो हर कोई अपना बजट बनाता है अपने एक्सपेंडिचर्स और अपनी रिसीट्स को देख के। सेम करती है अपनी सरकार। तो अपनी सरकार क्या करती है भाई? अपना बजट बनाती है, जो बजट वो खर्च करती है लोगों पे, गरीबों पे, योजनाओं पे, इन सब पे बजट खर्च होता है। तो वो बजट बनाने के लिए रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स देखे जाते हैं। अब सबसे पहले तो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की बात अपन सेकंड चालू करेंगे, बट पहले गवर्नमेंट बजट है क्या आखिर? गवर्नमेंट बजट क्या अपन न्यूज में देखते हैं, इस साल का बजट ये पास हुआ, क्या सिर्फ वही गवर्नमेंट बजट है? नहीं। आज मैं अगर मेरी बात करूं कि मेरी कंपनी है, तो मेरी कंपनी की मैं क्या बनाता हूं? बैलेंस शीट। मेरी कंपनी का मैं क्या बनाता हूं? P&L अकाउंट। तो वैसे ही सरकार अपना एक स्टेटमेंट बनाती है। स्टेटमेंट क्या होता है सर? भाई आप लोगों को पता है, ये तो स्टेटमेंट होता है वो चीज जो रिकॉर्ड करती है सारे एक्सपेंसेस, सारे रिसीट्स, इनको। जैसे अपना बैलेंस शीट रिकॉर्ड करता है एसेट्स और लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट को तुम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। वैसे सरकार के लिए गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है। तो पहले तो दिमाग से एक चीज निकालो, आधे से ज्यादा बच्चों को लगता है गवर्नमेंट बजट सिर्फ और सिर्फ एक बस फिगर है, 100 करोड़ का गवर्नमेंट बजट। भाई इतना सा नहीं है, गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं लिखना, गवर्नमेंट बजट क्या है। डेफिनेशन, government budget is a statement. Government budget is a statement, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस वर्ड को, statement which records all receipts and expenditures. सर ये आप क्या लिख रहे हो? all budgetary receipts and all budgetary expenditures ऑफ गवर्नमेंट। सर ये क्या चीज है? आगे एक लाइन लिख रहा हूं, वो देख लेना, बजटरी रिसीट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, एक और चीज पता पड़ गई, ये हर साल रिकॉर्ड होता है। तो गवर्नमेंट बजट के लिए याद रखनी है, स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं सर इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट्स कहां से आ गए? अभी तो बता दिए, वही है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट्स क्या हैं गवर्नमेंट बजट के? गवर्नमेंट बजट के दो ही कंपोनेंट्स हैं, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। देखो, पहला है बजटरी रिसीट्स, यहां पे उसको रिसीट्स बोल देते हैं अपन, और दूसरा है बजटरी एक्सपेंडिचर। मैं पहली एक चीज बता दूं सारे स्टूडेंट्स को, जिसको ये चीज नहीं आती है ना, ये जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, वो चैप्टर समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेस है चैप्टर का। तो बजटरी एक्सपेंडिचर और बजटरी रिसीट्स क्या होती है? ओके, इन दोनों टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, बट एसेट और लायबिलिटी के बेस पे। सो स्टार्ट करते हैं पहले इसका, रिसीट्स क्या चीज होती हैं। सो बजटरी रिसीट्स में क्या है? देखो, रिसीट्स दो तरीके की हैं। कौन कौन सी दो तरीके की हैं? सिंपल वे में समझाऊंगा। पहली है रेवेन्यू
रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, मैं इसको चालू करूंगा, बट चालू करने से पहले एक चीज बता दे रहा हूं, मैं जब भी रेवेन्यू वर्ड बोलूं तो तुम लोग दिमाग में एक चीज प्रिंट करना, मैं बात कर रहा हूं फोकट का, फ्री का। क्यों सर? मैं बता रहा हूं रीजन, आगे देखते हैं। यहां पे मैं बोल रहा हूं कैपिटल रिसीट्स, दूसरी रिसीट्स, ओके। तो रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। आगे देखना, इधर देखना, सेम कॉपी पेस्ट यहां पे कर रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और भाई इधर बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं तुम लोगों को बहुत सिंपल तरीके से टॉपिक समझाऊंगा, पर सुनना ध्यान से प्लीज इसको। देखो अब बात करते हैं अपन सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स की, इस पर बाद में आएंगे। रिसीट्स, रिसीट्स वो चीज है जब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो आओ एसेट और लायबिलिटी पे आओ, ध्यान से सुनना। मेरे पास पैसा कब आएगा? मेरे पास पैसा तब आएगा जब सामने वाले को कोई सामान दो, है ना। अब जब सामान दूंगा तो मेरे एसेट क्या हुए? कम हुए। अच्छा, दूसरा, पैसा मेरे पास कब आएगा? जब मैं उधार लूं। सोचो, मैं दोनों चीजें सही बोल रहा हूं। मैं उधार लूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा। तो जब मेरी, सुनना मैंने क्या बोला, उधार लिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ी, ठीक है। दूसरे एस्पेक्ट पे आओ, अगर मैंने किसी को सामान दिया, मेरे एसेट्स कम हुए। तो एसेट कम हो रहे हैं या फिर लायबिलिटी बढ़ रही है, ऐसी रिसीट्स को मैं बोल रहा हूं मेहनत का। मेहनत का पैसा है भाई ये। मेहनत का पैसा वो पैसा होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। सरकार के बारे में बताओ सर, आप तो गवर्नमेंट बजट, अपनी भारत सरकार अगर मान लो कोई कंपनी को बेच दे, कोई कंपनी सेल कर दे अपनी, आज अपनी कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सरकारी कंपनी है, वो सेल हो गई, तो सरकार के एसेट्स कम हुए और सरकार के पास पैसा आया। तो जिस वक्त भी एसेट्स कम हो, those receipts which either, first point, decreases assets, या तो जिनसे मेरे एसेट्स जो है कम हो, ठीक है, या फिर जिनसे मेरी लायबिलिटीज बढ़े, इंक्रीजेस लायबिलिटी। सर ये सेकंड वाला क्या है भाई? अभी तो बताया, अगर सरकार अपनी कंपनी को बेच दे तो फर्स्ट वाला हो रहा है। अगर सरकार विदेश या फिर सरकार आरबीआई कहीं से भी उधार ले ले, पैसा तो आ रहा है ना, पैसा आ रहा है मतलब वो रिसीट्स। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर बोल रहे हैं यार कि रिसीट मतलब इनकम हुआ क्या? कंफ्यूज मत होना, मैंने बोला उधार ले रहे हैं, वो इनकम नहीं है, पर पैसा आ रहा है तो वो रिसीट जरूर है। अभी बात करते हैं, यहाँ एग्जाम्पल जो मैंने दिए ना वो लिख भी लेता हूं। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकार अपनी कंपनी को बेचती है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया बोरोइंग्स टेकन बाय गवर्नमेंट, जब सरकार उधार लेती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल इसमें फिट हो रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट का एक और कंफ्यूजन, सर दोनों साथ में होने चाहिए क्या? नहीं भाई, भले एसेट कम हो ना तो तुम लिख देना कैपिटल रिसीट, या अगर सिर्फ लायबिलिटी बढ़ रही हो ना तो भी लिख देना कैपिटल रिसीट। अच्छा सर ये है मेहनत का, तो ये क्या है? मैंने बोला तो सही, फोकट का। इधर भी यही बोलूंगा, ध्यान रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट दोनों फ्री का है। सर व्हाट डज दिस मीन फ्री का? अब फ्री का सिंपल है, मेरे पास पैसा तो आया पर मैंने रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया, समझ रहे हो? पैसा आ गया, रिसीट है, कोई एसेट कम नहीं हुआ, ना ही भाई कोई लायबिलिटी बढ़ी। मेरे ना तो एसेट कम हो रहे, ना मेरे को सामान देना पड़ा, ना मेरे कोई उधार बढ़ रहे, मतलब लायबिलिटी भी नहीं बढ़ रही। अच्छा सर इसका एग्जांपल दो, पहले लिख लेता हूं फिर एग्जांपल देता हूं, देखना इधर। दोज रिसीट्स which, first point, do not decreases assets, okay, do not decreases asset को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, एसेट कम नहीं होते, क्रॉस लगाया है ये। और सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, do not increases liability, इसको भी सेम ऐसे ही लिख रहा हूं, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। एग्जाम्पल दो सर आपको, आज सरकार को अपन लोग टैक्सेस दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, वो सरकार के लिए क्या है? रेवेन्यू रिसीट है सर, बिल्कुल है, सरकार को टैक्सेस दे रहे हो तो। अच्छा, सरकार को चैरिटी मिली, डोनेशन मिली, रेवेन्यू रिसीट है। सर कैसे आप समझाओ भाई? सोचो ना, सरकार के पास पैसा आया, रिसीट। सरकार को क्या कोई एसेट देना पड़ेगा? अपने को कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिला ना, तो वो हुई रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, तो इसके एग्जाम्पल जो है वो है, देखना, सबसे पहले तो टैक्सेस, ये तो भूलना ही मत, टैक्सेस सबसे बढ़िया एग्जांपल है। और दूसरा देखो क्या लिख रहा हूं,
नॉन टैक्स रिसीट्स। ये क्या होते हैं सर? टैक्स तो समझ में आ गया, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, जीएसटी है, फलाना, सारे टैक्सेस टैक्स में आ गए। नॉन टैक्स रिसीट होती है चालान, जो अपना कट गया, फीस, कमीशन, मैं बात करूं स्पेशल असेसमेंट, ये सब नॉन टैक्स होते हैं। इसको है ना एक बार नेक्स्ट टॉपिक में और डिटेल में समझना, इसकी डिटेल, बट एक बार के लिए फोकट के जो पैसे आ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट। तो ये हो गया गाइज आप लोगों का रिसीट्स वाला पार्ट। अब मैं क्वेश्चन दे दूं, आइडेंटिफाई करो कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट, कर लोगे? अगर मैं तुमको लिख के दे दूं कि बोरोइंग्स ऑफ इंडिया रिसीव्ड फ्रॉम यूएसए, तो भाई इधर लिख देना कैपिटल रिसीट्स, पैसा आ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, मेहनत का पैसा। ऐसे इधर मेहनत का खर्चा और फ्री का खर्चा। फ्री का खर्चा मतलब क्या हुआ और मेहनत का खर्चा मतलब क्या हुआ? सिंपल है, सरकार के बारे में सोचना, सरकार कैसे करती है मेहनत का खर्चा। आज सरकार ऐसे क्या खर्चे कर रही है जो मेहनत के हैं? मैं बता दूं, कोई भी खर्चा जिनसे एसेट बढ़े, कोई भी खर्चा जिनसे सरकार को कुछ मिल रहा है, करेक्ट, लिख लेता हूं। तो डेफिनेशन हो गई, दोज एक्सपेंडिचर्स विच, फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजेस एसेट्स, जिनसे एसेट बढ़े। अच्छा, और कोई पॉइंट है क्या सर? बिल्कुल है, एसेट बढ़ रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, या फिर जिनसे पुरानी उधार खत्म हो जाए, पुरानी लायबिलिटी कम हो जाए। तो भाई जिनसे लायबिलिटी डिक्रीज हो, डिक्रीजेस लायबिलिटी, दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा। अब एग्जांपल दो सर आपको, एग्जांपल देखो ना, आज मान लो नरेंद्र मोदी जी जापान गए, जापान में जाके कोई बढ़िया सी कंपनी का एक सेटअप उसमें इन्वेस्ट करके आए, वो खरीदा, तो सरकार के एसेट बढ़े। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो एसेट बढ़े, तो वो हो गया अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर सरकार ने पुरानी उधार चुका दी, पुरानी उधार मतलब कि सरकार ने रीपेमेंट कर दिया, रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन, तो ये लायबिलिटी कम हुई, खर्चा मेहनत का। सर फोकट का खर्चा क्या हुआ? आज देखो ना, इतनी सारी योजना निकाली है सरकार ने, लाखों करोड़ों रुपए मिड डे मील स्कीम में डाल रही है सरकार, जो बच्चों को खाना खिला रही है। क्या सरकार को कुछ मिल रहा है रिटर्न में? नहीं। क्या, सुनना ध्यान से, क्या सरकार के कोई एसेट्स बढ़े क्या? नहीं सर। तो सरकार के जब दोज एक्सपेंडिचर विच डू नॉट इंक्रीजेस एनी एसेट्स, ओके, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, एसेट बढ़ नहीं रहे हैं, एसेट नहीं बढ़े, फोकट का खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और भाई अगर कोई पुरानी लायबिलिटी कम नहीं हो रही है, डू नॉट डिक्रीजेस एनी लायबिलिटीज, कोई लायबिलिटी कम नहीं हो रही है, तो लिख देना भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर एग्जांपल दो, अभी दे दिया, वापस वही लिख लेता हूं एग्जांपल। सरकार इतने करोड़ों की सब्सिडीज दे रही है, सरकार इतना सारा चैरिटी लोगों को दे रही है, सरकार इतने सारे डोनेशंस कर रही है, ये सब की सब अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल, टिक मार लो, हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट, हो जाएगा। एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, हो जाएगा। तो ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चन इस टॉपिक के। अब दूसरे क्वेश्चन देखो, इसका अगर क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन, ध्यान से सुनना, या आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू रिसीट। तुमको गिवन है, मान लो टैक्सेस, कोई भी इनकम टैक्स रिसीव्ड विल बी रेवेन्यू रिसीट, और रीजन जरूर लिखना, इट इज रेवेन्यू रिसीट बिकॉज इट डू नॉट डिक्रीजेस एसेट्स, बिकॉज इट डू नॉट इंक्रीजेस लायबिलिटी।